दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए ऐसी सीरीज लेकर आया हूं जिसमें आप कोरिया के एक ऐसे कानून को देखेंगे जिसकी वजह से कम उम्र वाले बच्चों को अपराध करने पर उन्हें कोई भी सजा नहीं मिलती, और इसी का फायदा उठाकर कैसे वे छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे कितने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं। मूवी का नाम है जुवेनाइल जस्टिस। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम कोरिया को बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ देखते हैं। पूरे कोरिया में खुशी का माहौल था, लेकिन तभी हम सेंग्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे और वो घबराया हुआ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उस समय इंस्पेक्टर कैंग अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी वो उस बच्चे को देखकर रुक जाते हैं। फिर वो उस बच्चे से पूछते हैं कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन वो बच्चा कबूल करता है कि उसने एक 9 साल के बच्चे को जान से मार दिया है और उसकी बॉडी को काटकर एक बिल्डिंग के टेरेस पर रख दिया है। फिर वो मर्डर वेपन दिखाते हुए खुद को सरेंडर कर देता है। अब ये जानकारी मिलते ही ऑफिसर्स की एक टीम उसी बिल्डिंग पर जाती है जहां उन्हें एक बोरी के अंदर एक 9 साल के बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। उस बच्चे का नाम जीहू था, जिसे बुरी तरह से काटकर एक बोरे में भर दिया गया था। अब ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। अब मीडिया से लेकर आम जनता सब लोग ये चाहते हैं कि उस बच्चे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उसने 13 साल की उम्र में ही एक 9 साल के बच्चे को काट काट कर जान से मार दिया था। अब पुलिस ने उसे अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन कोरिया के नियम के अनुसार अगर बच्चे की उम्र 14 साल से कम है तो उन्हें कोई भी सजा न देकर जुवेनाइल सेंटर में भेज दिया जाता है। जुवेनाइल सेंटर कोरिया का एक ऐसा स्कूल है जहां उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने बाल अपराध किया है। इसके बाद हम इस कहानी की लीड जज इयोन सोक को देखते हैं। वो अपने एक इंटरव्यू में बताती है कि एक जुवेनाइल जज होने के कारण उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो बताती है कि हर साल लगभग 20,000 केस बाल अपराध के आते हैं जिन्हें एक अकेले जज को देखना पड़ता है, और सजा सुनाने के बाद हमें उन अपराधियों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि वो बाल सुधार केंद्र से भाग ना जाएं, और तो और सजा मिलने के बाद वे बच्चे आगे चलकर कोई और अपराध ना करें। तभी इंटरव्यू में उनसे आखिरी सवाल पूछा जाता है कि आपने एक जुवेनाइल जज बनने का डिसीजन क्यों लिया। फिर जज इस इंटरव्यू को खत्म करते हुए कहती है कि मुझे बाल अपराधियों से नफरत है, क्योंकि वे छोटी सी उम्र में अपराध करते हैं और उन्हें इस बात के लिए कोई भी पछतावा नहीं होता। अगले सीन में हम इयोन सुक को जुवेनाइल कोर्ट में देखते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफर इसी कोर्ट में हुआ है। यहाँ सबसे पहले उनकी मुलाकात इस कोर्ट की क्लर्क सुमी से होती है, जो उनको उनका ऑफिस दिखाती है। अब आगे के केसों में उनके साथ एसोसिएट जज चा भी उनके जूनियर बनकर उनके साथ काम करेंगे। फिर वो सुमी से इस कोर्ट के चीफ जज के बारे में पूछती है। वो बताती है उनका नाम वोंग जंग है, जो इस समय एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वे न्यूज चैनल वाले उन्हें एक पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। वोंग जंग उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन तभी उनके पास कोर्ट से एक मैसेज आता है और उन्हें मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्हें बाल अधिकारों को रद्द कर देना चाहिए और अपराधियों को सजा देनी चाहिए। वोंग जंग कोर्ट में पहुंचते ही अपने स्टाफ पर भड़क जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं तो मुझे कॉल पर डिस्टर्ब मत किया करो। लेकिन उनका स्टाफ उन्हें एक नए केस के बारे में बताता है। इसके बाद हम इयोन सुक और चा को वोंग जंग के ऑफिस में देखते हैं। तभी कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं कि जीहू अपनी माँ से बात करने के लिए सेंग्यू से फोन मांग रहा था, लेकिन सेंग्यू उसे फुसलाते हुए अपने घर में ले जाता है। वे दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे और इसीलिए उस पर किसी को शक भी नहीं होता। फिर उसके घर पहुंचते ही जीहू उसके खिलौनों के साथ खेलने लगता है, जिससे सेंग्यू को इरिटेशन होने लगती है। फिर वो सबसे पहले चार्जिंग केबल से जीहू का गला दबाता है और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कचरे के डिब्बे में डाल देता है, और फिर वो उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स टेरिस पर फेंक आता है। अब पूरी बॉडी न होने के कारण जीहू के माता पिता को बिना शरीर के ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और ये तीनों इसी केस पर डिस्कस कर रहे थे। वोंग जंग को इस बात से काफी अफसोस होता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे कम उम्र होने के बाद भी अपने से छोटे बच्चों का अपहरण करते हैं और उन्हें बेरहमी से मार देते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं होता। फिर वो इस केस को इयोन सुक को दे देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा इस कोर्ट में पहला केस है। पीड़ित परिवार को तुमसे काफी उम्मीदें होंगी, इसलिए जितना जल्द हो सके इस केस को सोल्व करो। फिर अपने कैबिन में आने के बाद इयोन सुक अपनी पूरी लगन से इस केस को स्टडी करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुमी आती है और कहती है कि ये आपका लंच टाइम है और आप सबको उन बच्चों के साथ लंच करना होगा जो अभी अभी बाल सुधार केंद्र से रिहा हुए हैं। इसके बाद वे सभी एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहाँ वे डोस्योक, यूरी और सोला से मिलते हैं। ये सब वही बच्चे थे जो अब बाल सुधार केंद्र से रिहा हुए हैं।
फिर डो स्योक चा से कहता है कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई किया है और मुझे जल्द ही उसका लाइसेंस भी मिल जाएगा। फिर यूरी कहती है कि मैं भी एक सैलून में काम करती हूँ। अब इन सब की बातों से जज साहब को ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे सुधर गए हैं और इसलिए वे काफी खुश भी होते हैं। भले ही जज साहब ने ही इन बच्चों को सजा सुनाई थी, लेकिन वे इन सभी बच्चों को सही राह पर लाना चाहते थे। चा को ऐसा लग रहा था कि सौला भी बदल चुकी होगी, लेकिन वो तो वॉशरूम से लौटते हुए एक लेडी का पर्स चुरा लेती है। कुछ देर बाद जब उस लेडी को अपना पर्स नहीं मिलता तो वो सौला पर इल्जाम लगा देती है कि उसने ही उसका पर्स चुराया है, क्योंकि सौला ऐसी चोरियां पहले भी कर चुकी है। लेकिन सौला इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। फिर इयोन सोक वहाँ पर पुलिस बुलाने को कहती है, लेकिन एसोसिएट जज चा इयोन सुक से कहते हैं कोई जरूरत नहीं। तभी एक वेटर को उस लेडी का पर्स मिल जाता है, लेकिन इस बात से सौला बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो जज इयोन सुक को माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन इयोन सुक उससे माफी नहीं मांगती और कहती है कि मुझे पता है इसकी राइट पॉकेट में क्या रखा हुआ है। उसके बाद सौला की जेब चेक की जाती है, जिसमें से एक पर्स निकलता है। असल में इयोन सुक ने पहले ही देख लिया था कि सौला किसी का पर्स चुरा रही है। फिर वो चा से सौला को जेल में डालने के लिए कहती है। फिर वो चा को भी कहती है कि मुझे उन बच्चों से नफरत है जो बच्चे बचपन में ही जुर्म करना सीख जाते हैं और फिर वे अपने जुर्म को मानते भी नहीं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसे बच्चे कभी भी नहीं बदल सकते। उसके मन में बाल अपराधियों को लेकर एक अलग ही तरह की नफरत थी। फिर इयोन सुक वापस अपने कैबिन में पहुंच जाती है और जीहू के केस को पढ़ने लगती है। वो इस केस को इतना बारीकी से स्टडी करती है कि घर जाने के बाद भी वो इसी केस को ही पढ़ती रहती है, क्योंकि अगली सुबह जीहू की सुनवाई थी। अगले सीन में हम सैंग यू को देखते हैं। फिर इयोन सुक उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और क्या तुम अपनी गलती मानते हो? वहाँ पर सैंग यू अकेला ही आया हुआ था, क्योंकि उसकी माँ एक टीचर थी जो अभी तक कोर्ट में नहीं आई थी। फिर सैंग यू सब कुछ बताना शुरू कर देता है कि उस दिन उसका दिमाग बहुत ही खराब था। मैंने अपनी दवा तो खा ली थी, लेकिन उससे भी मुझे कुछ खास आराम नहीं हुआ। उस दिन मेरे कानों में हर आवाज सुई के जैसे चुभ रही थी। फिर जब मेरे पास जीहू आया तो मैं उसे अपने घर ले आया, लेकिन वो मेरे घर पर बहुत शोर कर रहा था और मेरी चीजों को छू रहा था, जिससे मैं गुस्से में उसके पास गया और उसे लुक्का छुपी खेलने के लिए कहा। फिर मैंने उसे कहा, तुम छुप जाओ, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी बातों से जीहू बहुत डर गया और बेड के नीचे छुप गया। उसे डरा हुआ देखकर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। उस समय सैंग यू बहुत ही खुश होकर ये बातें बता रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसे सजा नहीं मिल सकती। इसके बाद आज का ट्रायल खत्म हो जाता है। ट्रायल खत्म होने के बाद सैंग यू की माँ इयोन सुक से मिलती है। इयोन सुक उसे पीड़ित के परिवार से माफी मांगने को कहती है। तभी जीहू की माँ इयोन सुक के पास आती है और कहती है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा अब मेरे साथ नहीं है। मेरे बेटे का हत्यारा कुछ दिन बाद आजाद हो जाएगा। फिर वो इयोन सुक को एक पार्सल देती है जिसमें उसके बेटे जीहू का फेवरेट लंच था। दूसरी तरफ किम नाम की रिपोर्टर वोंग जुंग को अपने घर लंच के लिए बुलाते हैं और लंच के दौरान वो वोंग से कहते हैं कि आने वाले चुनाव में लिबर्टी पार्टी एक नए मेयर को ढूंढ रही है और उनकी नजर आप पर है। आप बस जल्दी से इस केस को निपटा लीजिए, इसके बाद मेयर की कुर्सी आपकी। फिर अगली सुबह फिर से सैंग यू की सुनवाई होती है। तभी इयोन सुक को सैंग यू की मेंटल रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे सेजोफेनिया नाम की बीमारी थी और इसी बीमारी की वजह से उसने जीहू का कत्ल कर दिया, लेकिन वो ये बात झूठ बोल रहा था। फिर सैंग यू जज को बताता है कि इसी बीमारी की वजह से मैंने जीहू का कत्ल कर दिया, लेकिन वो ये बात झूठ कह रहा था। असल में सेजोफेनिया नाम की बीमारी में कोई भी इंसान एक काम को ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर तो जेंग यू ने कत्ल किया था और लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बस इसी बात से इयोन सुक को पता चल जाता है कि सैंग यू झूठ बोल रहा है। इयोन सुक ने पहले भी इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया था, जिसमें उसे सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि उस दिन सैंग यू अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। फिर ये बात सुनते ही सैंग यू पागलों की तरह चीखने लगता है और इयोन सुक से कहता है कि इस खून में वो लड़की शामिल नहीं थी, लेकिन जितनी बेरहमी से जीहू की बॉडी को काटा गया था वो काम तो किसी बच्चे का हो ही नहीं सकता था। और इस पूरे मर्डर के पीछे मास्टरमाइंड सैंग यू की गर्लफ्रेंड हान यूंग थी। और ये सारी बातें कोर्ट को सैंग यू के मैसेज से पता चलती है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद चीफ जज इयोन सुक पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अब इस केस ने नया मोड़ ले लिया था और अब इस केस में जितनी भी देर होगी चीफ जज को मेयर की कुर्सी के लिए उतना ही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इयोन सुक उनकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि उस लड़की को मैं खुद पकड़ूंगी और अगर उसमें कोई भी गलती होगी तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगी। इयोन सुक को पूरा यकीन था कि हो न हो कत्ल हान यून ने ही किया था, लेकिन बिना पुलिस की हेल्प के उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। एसोसिएट चा भी इयोन सुक की मदद करते हैं। वो इयोन सुक को बताते हैं कि इस केस की तह तक जाने के लिए मैं ऑफिसर कैंग के पास गया था,
वो मुझे बताते हैं कि जब सेंग्यू ने सरेंडर किया था तो वो बहुत ही घबराया हुआ था, लेकिन अचानक ही वो रोड की दूसरी तरफ देखता है और उसका पूरा डर खत्म हो जाता है। फिर जब वे उस रोड की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हैन योंग ही थी। तभी जज चा उन्हें बताते हैं कि हैन योंग ने 9वीं क्लास में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था और उसी क्लास में साउला भी पढ़ती थी। अब हम उसके जरिए पता लगा सकते हैं कि हान युन हमें कहाँ मिल सकती है। तभी चा साउला से मिलने जाते हैं और हान युन के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो उन्हें काफी नाराजगी दिखाती है, लेकिन बाद में वो उन्हें बता देती है कि वो हर रात एक कैफे में जाती है। अब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद चा पूरी बात योन सुक को बताते हैं। इसके बाद योन सुक चा से उनकी कार ले लेती है और हान योन को पकड़ने के लिए चली जाती है। फिर कैफे में पहुंचते ही कैफे का मालिक योन सुक को रोकता है, लेकिन योन सुक उसे अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए बताती है कि अगर तुमने मेरी जांच में कोई भी दखलंदाजी करी तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें हान योन मिल जाती है। फिर वो हान युन से कहती है कि मुझे बस तुमसे सेंग्यू के बारे में कुछ बातें करनी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन हान युन वहाँ से भाग जाती है। अब योन सुक भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो हान युन का तब तक पीछा करती है जब तक वो उसे पकड़ नहीं लेती। वो योन सुक पर हमला भी कर देती है, लेकिन योन सुक उसे पकड़ ही लेती है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं योन सुक हान युन को इंटेरोगेशन रूम में ले जाकर पूछताछ करती है। योन सुक कहती है कि तुम्हारे पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब न देने का हक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस मासूम बच्चे को क्यों मारा। फिर कुछ देर बाद जज चा योन सुक से मिलने आते हैं। फिर योन सुक उन्हें बताती है कि हान युन एक साइकोपैथ है। उसके माता पिता भी यूएस में बिजनेस करते हैं, बस एक लॉ कंपनी ही है जो उनका ध्यान रखती है। अब तक हान युन की लॉयर भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो उन दोनों से सवाल करती है कि एक नाबालिग लड़की को अरेस्ट करने का हक आपको किसने दिया। लेकिन योन सुक लॉयर को नजरअंदाज करते हुए हैन युन से सेंग्यू के बारे में पूछती है, लेकिन हैन युन उसे बताती है कि मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। इसके बाद योन सुक उसे उन दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज दिखाती है, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे से काफी देर तक बहुत सी क्रीपी बातें की हुई थी। लेकिन हैन युन चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। योन सुक कहती है कि सेंग्यू तो एक छोटा बच्चा है और नियम के अनुसार हम उसे ज्यादा सजा नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुम्हारा जुर्म साबित हो गया तो तुम्हें कम से कम 20 साल की सजा होगी। फिर योन सुक उसे वारदात के दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, लेकिन हैन युन फिर भी कुछ नहीं बोलती। दरअसल हैन युन को पहले भी 2 साल की सजा हो चुकी है, क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी को मारती पीटती रहती थी। अब उसी बिहेवियर की वजह से वे हैन युन को अपनी कस्टडी में रख लेते हैं। नेक्स्ट डे जब चीफ जज वोंग जंग अपने ऑफिस में आ रहे थे तो उनके स्टाफ से उन्हें कल हुई सारी घटना के बारे में पता चलता है। फिर इस बात से जज साहब भड़क जाते हैं और जज चा पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसने भी योन सुक का ही साथ दिया था। और तभी वहाँ पर योन सुक भी आ जाती है और चीफ को समझाने की कोशिश करती है कि वो लड़की एक खूनी है और अगर हमने उसे खुलेआम छोड़ दिया तो वो आगे चलकर ना जाने कितने लोगों को मारेगी। फिर चीफ जज योन सुक से कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, तुम कौन होती हो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली। फिर योन सुक कहती है कि जज का काम होता है एक सही रूप में सही न्याय करे और इसीलिए मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं वो सब करूंगी और पीड़ित के परिवार को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। फिर ये सारी बात सुनने के बाद जज भी उसकी बातों को मान जाते हैं, क्योंकि वो भी हमेशा से ही यही चाहते थे कि लोगों को सही न्याय मिले। फिर वे दोनों अपने कैबिन में वापिस आ जाते हैं। फिर योन सुक जज चा को सेंग्यू की माँ के पास जाने को कहती है ताकि वो अपने बेटे को मना सके और वो हैन युन के खिलाफ गवाही दे दे। तभी कुछ देर बाद योन सुक के पास फोरेंसिक टीम आती है और उनके पास सेंग्यू के सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स थे, जिसमें उसने कई बार हैन युन से बात की थी और उनकी चैट पढ़कर ये लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर चा सेंग्यू की माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताते हुए कहता है कि अगर वो अपने बेटे को समझाने में कामयाब हो गई तो मैं आपके बेटे की सजा माफ कर दूंगा। वो उन्हें बताता है कि वारदात के दिन सेंग्यू अकेला नहीं था, उसके साथ हैन युन भी थी। फिर वापिस आने के बाद जज चा देखते हैं कि काम करते हुए योन सुक अपने डेस्क पर ही सो गई, लेकिन चा के आने के बाद उनकी आंखें खुल जाती है और फिर वे दोनों एक बार में जाते हैं। फिर चा उन्हें एक ड्रिंक ऑफर करता है, क्योंकि केस के प्रेशर की वजह से योन सुक का वेलकम भी नहीं हो पाया था। तभी चा उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई, जबकि जुवेनाइल कोर्ट में जज की कोई भी हैसियत नहीं होती। अगर आप फ्यूचर में अपना लॉ ऑफिस खोलेंगी तो उसमें भी इससे जुड़ी हुई कोई भी मान्यता काम नहीं आएगी। लेकिन इस बात को सुनकर योन सुक कुछ भी नहीं बोलती।
और बिल देकर वहाँ से बिना कुछ खाए पिए चली जाती है। अगले दिन की सुनवाई में चीफ जज भी वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये मामला बाल अपराध का था और इसीलिए उन्हें खुद ही इसकी सुनवाई करनी थी। तभी वो देखते हैं कि न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कैसे एक जुवेनाइल कोर्ट की जज ने एक नाबालिग बच्चे को रात में अरेस्ट कर लिया और बिना किसी सबूत के इन्वेस्टिगेशन किया। ये सारा किया धरा हान यूंग की वकील का था और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो योन सुक के नाम को मीडिया में उछाल सके। ये सब देखकर योन सुक समझ जाती है कि ये सब हान यूंग की लॉयर ने किया है, क्योंकि वो कॉलेज टाइम से ही योन सुक को पीछे करके खुद आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन योन सुक ने हमेशा ही उसे धूल चटाई थी। फिर योन सुक उसे कहती है, अब तुम फिर से मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ऑफिस में जाने के बाद वोंगजंग योन सुक पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही आज मीडिया में उनकी भी इमेज खराब हो गई थी। इसके बाद वे दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज योन सुक से इस केस को छीन लेते हैं और जज चा को जल्द से जल्द इस केस को खत्म करने के लिए कहते हैं। फिर वे दोनों वापस अपने कैबिन में आते हैं। फिर योन सुक अपनी गलती मानते हुए कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि मेरे ऐसा करने से बात बिगड़ सकती है, लेकिन हमें कैसे भी करके जीहू को इंसाफ दिलाना ही होगा। तभी उनका एक स्टाफ मेंबर योन सुक से आकर कहता है कि जुवेनाइल सेंटर से कॉल आया है, सैंग यू कुछ कन्फेस करना चाहता है। अब अगले दिन फिर से इस केस की सुनवाई थी और मीडिया सहित पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी हुई थी। फिर जब कोर्ट ओपन होती है तो हान यूंग के पेरेंट्स अभी भी कोर्ट में नहीं आए थे। फिर उसकी वकील उसकी तरफ से दलीलें पेश करती है। उस समय वहाँ पर कोर्ट रूम में सैंग यू की माँ के साथ जीहू के पेरेंट्स भी मौजूद थे। फिर सैंग यू का लॉयर उसकी बात जज के सामने रखता है और जज को बताता है कि सैंग यू इस मर्डर में शामिल नहीं था, उसने बस इस मर्डर को होते हुए देखा था और डरकर उसने लाश को ठिकाने लगाने में हेल्प की थी। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि हान यूंग उस छोटे बच्चे को जान से मार देगी। फिर चा हान यूंग से उसके प्राइवेट चैट के बारे में पूछते हैं, जिसमें उसने लिखा था कि आसपास कोई सीसीटीवी तो नहीं है, उसने लाश को ठिकाने लगा दिया है। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल उसने सैंग यू से क्यों किए, लेकिन हान यूंग उसे एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। फिर उनके सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स के जरिए पता चलता है कि हान यूंग ही जीहू को बहला फुसलाकर सैंग यू के अपार्टमेंट में ले गई थी और तो और उन दोनों ने पहले ही जीहू के मर्डर की प्लानिंग कर रखी थी। उसके बाद हान यूंग की लॉयर हान यूंग के डॉक्टर को बुलाती है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि हान यूंग को एक मानसिक बीमारी है, जिसमें उसे अजीब तरह के दौरे पड़ते रहते हैं और अगर ऐसी स्थिति में कोई पेशेंट को हाथ भी लगा दे तो वो पेशेंट उसकी जान तक ले सकता है। उसकी लॉयर पूरी तरह से ये साबित करने की कोशिश करती है कि हान यूंग ने अपने होशो हवास में जीहू का खून नहीं किया, बल्कि अपने पागलपन के दौरे की वजह से किया। फिर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज वोंग इस केस का फैसला 1 घंटे बाद सुनाने को कहते हैं। फिर वे तीनों जज अपने कैबिन में आ जाते हैं, जहां योन सुक वोंग से कहती है कि हमें उन दोनों से अलग अलग पूछताछ करनी चाहिए, तभी हमें यह पता चल पाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। इसके बाद योन सुक सैंग यू को वही चार्जिंग केबल दिखाती है जिससे जीहू का गला घोटा गया था। सैंग यू बताता है कि मैंने हान यू को जीहू को मारते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो वो पहले से ही मरा पड़ा था और ये देखकर मैं बहुत डर गया। फिर उसने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों बच जाएंगे, बस मैं जैसा जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो। फिर हान यूंग ने सबसे पहले केबल से अपनी उंगलियों के निशान मिटाए और मेरी उंगलियों के निशान लगा दिए। उस समय सैंग यू सब कुछ सच सच बता रहा था, लेकिन हान यूंग अभी भी चुप रहती है। फिर प्रेशर पड़ने पर वो बताना शुरू करती है कि सैंग यू ने जीहू की बॉडी के टुकड़े किए थे और गार्डन के कूड़ेदान में फेंक दिए। फिर ये बात सुनते ही सैंग यू का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि सारी प्लानिंग हान यूंग की ही थी। जब उसने उसे मारा था तो वो पागलों की तरह हंस रही थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने जीहू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन दोनों की बात सुनकर जीहू की मां रोने लगती है कि कैसे उन दोनों ने मिलकर उसके 9 साल के बच्चे को इतनी दर्दनाक मौत दे दी। फिर वो जज से रिक्वेस्ट करती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे जाकर कोई भी ऐसा जुर्म दोबारा ना करे। फिर उनकी दलीलें सुनने के बाद ये साबित हो जाता है कि हान यूंग ही असली कातिल है और उसने ही 9 साल के बच्चे का कत्ल किया था, लेकिन सैंग यू ने भी उस कत्ल में उसका साथ दिया था, इसलिए उसे भी 2 साल बाल सुधार केंद्र में रहने की सजा सुनाई जाती है और हान यूंग को पूरे 20 साल की सजा सुनाई जाती है। अपनी सजा सुनते ही हान यूंग अपने लॉयर पर टूट पड़ती है, लेकिन गार्ड उसे रोक देते हैं और उसे जेल में भिजवा दिया जाता है। अब ये केस खत्म हो चुका था। अब जज चा को उन दोनों बच्चों की फिक्र हो रही थी, लेकिन योन सुक उसे कहती है कि इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, उनके माता पिता की गलती भी है, जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते और यही कारण है कि इतनी कम उम्र में ही वे सभी एक क्रिमिनल बन जाते हैं। फिर सैंग यू की माँ
अपने घर आती है तो अपने फर्श पर खून के धब्बे देखती है। फिर उसे भी एहसास हो जाता है कि हो ना हो उसकी भी गलती है, उसे अपने बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए था। अब ये केस तो खत्म हो गया था, लेकिन योन सुक अभी भी अपने कैबिन में काम कर रही थी। तभी एक लड़की दौड़ते हुए वहाँ आती है जो कि जख्मी हालत में थी और कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम यूरी को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में जज चा को ढूंढ रही थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यूरी उन्हीं बच्चों में से एक थी जिन्होंने कम उम्र में क्राइम किया था और जज चा ने उसे बाल सुधार केंद्र की सजा सुनाई थी। योन सुक यूरी को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद ऑफिसर कैंग भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि विक्टिम के आते ही वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। ऐसे ही मारपीट के मामले कोरिया में होना आम बात थी, जहां पर पीड़ित खुद एक बच्चा है और यही कारण है कि ऐसे केसेस में विक्टिम कुछ भी नहीं बताता। ऑफिसर कांग को ऐसा लग रहा था कि ये कोई घरेलू मामला नहीं है क्योंकि उसे यूरी के पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब यूरी 12 साल की थी तभी उसके पिता का तलाक हो गया था और तब से वो अपनी दादी के साथ ही रहती थी। फिर योन सुक जुवेनाइल स्कूल में कॉल करती है और उनसे यूरी के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि यूरी बहुत ही बदतमीज लड़की है और अभी उसकी सजा भी खत्म नहीं हुई है और उसे निगरानी में रखा गया है। लेकिन जब भी वे लोग उसे कॉल करते हैं तो वो उनका कॉल ही नहीं उठाती और तो और वो अपनी वीकली अटेंडेंस भी लगाने नहीं आती। जब ये सब यूरी को इंस्पेक्ट कर रहे थे तो वे देखते हैं कि किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा है। कुछ देर बाद यूरी को होश आ जाता है। फिर योन सुक उससे पूछती है कि उसका ऐसा हाल किसने किया, लेकिन यूरी तो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। फिर योन सुक उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये मेरा केस है और मैं ये पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है। अगले दिन योन सुक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उसी सैलून में जाती है जहां यूरी पहले काम किया करती थी। सैलून की मालकिन बताती है कि यूरी अपनी शिफ्ट पूरी करते ही यहाँ से चली जाती थी। इसके बाद वो कहाँ जाती थी मुझे कुछ नहीं पता। फिर जब योन सुक वहाँ से जाने लगती है तो उसके पास एक लड़की आती है। वो उसी सैलून में काम करती थी। वो योन सुक को बताती है कि काम के दौरान यूरी से मिलने के लिए एक आदमी आया करता था जो उम्र में यूरी से बहुत बड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूरी प्रोस्टिट्यूशन में शामिल है। इसके बाद योन सुक यूरी के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम उस आदमी को क्यों बचाना चाहती हो जिसने तुम्हारा ऐसा हाल किया है। लेकिन तभी वहाँ पर यूरी की दादी आ जाती है और वो योन सुक की बातों को नजरअंदाज करते हुए यूरी को वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चीफ जज वोंग जंग असेंबली लीडर के पास बैठा था। लीडर वोंग जंग को बताते हैं कि आज से 2 महीने बाद असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं और आप हमारी पार्टी के नए कैंडिडेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन वोंग जंग को पॉलिटिक्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, बस उन्हें तो जुवेनाइल एक्ट्स में कुछ बदलाव लाने थे और इसीलिए वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ योन सुक उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर यूरी के ग्रैंडफादर एडमिट थे। वहां के स्टाफ से पूछने पर एक नर्स उन्हें बताती है कि यूरी हर रोज अपने दादाजी से मिलने के लिए आया करती थी और उसके डैड भी कभी कभी हॉस्पिटल आया करते थे, लेकिन वो तो हमेशा अपनी माँ के ऊपर ही चिल्लाते रहते थे और हमेशा उनसे पैसों की डिमांड करते थे। अब ये सारी बात जानते ही योन सुक समझ जाती है कि पैसे के लिए ही यूरी के पिता ने उसे मारा होगा। तभी योन सुक के पास ऑफिसर कैंग की कॉल आती है। वो बताते हैं कि यूरी के पिता उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, लेकिन योन सुक उसे कहती है कि यूरी घरेलू हिंसा का शिकार है। उसका बाप उसे जानवरों की तरह मारता है और मैं नहीं चाहती कि यूरी की कस्टडी उसे दोबारा मिले। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी कंप्लेंट अभी ना लिखो। दूसरी तरफ जुवेनाइल कोर्ट में जज चा के लिए बाल सुधार केंद्र से एक गिफ्ट आता है। असल में चा हर साल बाल सुधार केंद्र में कुछ पैसे डोनेट करते हैं, लेकिन जब चा उस गिफ्ट को देखते हैं तो वो थोड़े परेशान होने लगते हैं और उस गिफ्ट को वापस भेजने को कहते हैं। तभी योन सुक बाल सुधार केंद्र से यूरी की क्राइम रिपोर्ट मांगती है और उसके केस को पढ़ने लगती है, लेकिन जज चा को लग रहा था कि योन सुक अब यूरी को सजा देने वाली है, जबकि उसे तो मदद की जरूरत है। फिर वो बिना कुछ सोचे ही योन सुक पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन योन सुक चा को इस केस से दूर रहने को कहती है क्योंकि इस केस की जज योन सुक ही थी। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि यूरी बिना कुछ बताए वहाँ से भाग गई। उसके बाद योन सुक और चा यूरी को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी यूरी अपने एक दोस्त के पास जाती है, लेकिन उसके दोस्त भी बहुत कमीने थे और वो यूरी को मार मार कर उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। अब यूरी के साथ इतना सब कुछ होने पर वो पूरी तरह से टूट जाती है और थक हार कर वापस हॉस्पिटल आ जाती है। फिर वो चा के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी जिंदगी को कोसते हुए कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
जज चा उसे समझाते हैं और अपने माता पिता के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने को कहते हैं। तभी वहाँ पर योन सुक भी आ जाती है और पुलिस को बुलाकर यूरी को कस्टडी में लेने के लिए कहती है, क्योंकि यूरी भी उसी ग्रुप का हिस्सा थी जिसने उसके पैसे छीने थे। ये सब देखकर चा योन सुक पर काफी चिल्लाता है और उन्हें सेल्फिश कहते हुए कहता है कि आपको तो बस हर बच्चा एक बाल अपराधी ही लगता है, अब कभी भी उनके दुख दर्द को समझ ही नहीं सकती। तभी हम चा के फ्लैशबैक में जाते हैं जहां उसके पिता भी उसे बहुत मारा पीटा करते थे और इसीलिए वो यूरी को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता था। अगले दिन इस केस की सुनवाई होती है। वहां यूरी, उसके पिता, दादी और ऑफिसर कैंग भी मौजूद थे। केस की कार्रवाई शुरू की जाती है। इल्जाम यूरी के पिता के ऊपर था और उनके ऊपर घरेलू हिंसा का अपराध लगाया गया था। तभी कहानी पास्ट में जाती है जहां योन सुक यूरी को समझा रही थी कि अगर तुम अपने पिता के खिलाफ गवाही दोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगी और तुम्हें प्रोटेक्शन रूम में रखा जाएगा। लेकिन यूरी के पिता कोर्ट को सफाई देते हुए कहते हैं कि मुझे बिना किसी जुर्म के इस केस में फंसाया जा रहा है। मैं बस अपनी बेटी को सबक सिखा रहा था और उसे अपने तरीके से पालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब यूरी के पिता ने उसे बहुत ज्यादा पीटा तो उसने उस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर ली थी और इस बार खुद यूरी की दादी ने अपने बेटे के ही खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी। अब इतने सारे सबूत होने की वजह से ये साबित हो जाता है कि यूरी का पिता ही उसे पैसों के लिए मारा करता था। अब ये बात पता लगते ही वो अपनी ही माँ का गला पकड़ लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर जज चा उस पर हमला कर देते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं। वो उसे जान से मारने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर योन सुक उन्हें रोक देती है और यूरी के पिता को पूरे 1 साल की सजा सुनाई जाती है और साथ में ये भी ऑर्डर दिया जाता है कि सजा खत्म होने के बाद वो अपनी फैमिली से दूर रहेंगे और 200 घंटे तक उन्हें पब्लिक सर्विस भी करनी होगी और नशा मुक्ति केंद्र में भी जाना होगा। फिर उनको जेल भेज दिया जाता है और इसी के साथ 3rd एपिसोड का एंड हो जाता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं केस खत्म होने के बाद योन सुक यूरी से बात करती है और उसे सही राह पर चलने के लिए और हमेशा खुश रहने के लिए कहती है। उनकी बातें सुनकर यूरी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी आपने मेरी हेल्प की। फिर कोर्ट खत्म होने के बाद योन सुक उसी जगह पर जाती है जहाँ पर जज चा उन्हें वेलकम पार्टी के लिए ले गए थे। चा भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और वो योन सुक से माफी मांगते हैं। फिर चा उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे उसके पिता दारू पीकर उसे बहुत मारा करते थे और उनसे ही परेशान होकर एक दिन चा ने उन्हें मारने की कोशिश की और इसी वजह से उसे भी बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया। चा बताता है कि उस समय मैं बहुत ही बदतमीज होता जा रहा था, लेकिन एक जज ने मुझे समझाया और मुझे आगे बढ़ने की राह दिखाई। फिर मैंने खूब पढ़ाई की और जुवेनाइल जज बन गया और यही कारण है कि मुझे बाल अपराधियों से बहुत लगाव है। अब मुझे उस जज का चेहरा तो याद नहीं, लेकिन मैं उनसे मिलकर एक बार उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगले सीन में हम चीफ जज वोंग जंग को देखते हैं जो कि ये फैसला कर लेते हैं कि वो अब कोर्ट को छोड़कर नेशनल असेंबली ज्वाइन कर लेंगे। अगले दिन जब चा ऑफिस आता है तो वो योन सुक को थैंक्स कहता है क्योंकि कल रात चा काफी नशे में था, लेकिन उसके बावजूद योन सुक ने उसकी पूरी बातें सुनी थी। फिर योन सुक उसे कहती है कि मुझे किसी की भी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, हम दोनों यहाँ पर अपना काम करने आए हैं और मैं वही करती रहूंगी। तभी चीफ जज वोंग जंग कोर्ट में एक केस पर सुनवाई कर रहे थे। उस केस में वेंजू नाम की एक लड़की अपने गुनाहों को कबूल कर लेती है कि उसने ही एक स्टोर से कुछ सामान चुराया था। उसकी लॉयर जज से रिक्वेस्ट करती है कि वो यंजू को ज्यादा सजा ना सुनाए, लेकिन ऐसा तीसरी बार हुआ था कि यंजू ने चोरी की थी। इससे पहले 2 बार वोंग जंग ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन इस बार जज उसे 1 साल प्रोविजन सेंटर और 1 साल तक बाल सुधार केंद्र में रहने की सजा सुनाते हैं। फिर केस खत्म होने के बाद वो अपने साथ दोनों जजेस को बाल सुधार केंद्र चलने को कहते हैं। ये एक ऐसा बाल सुधार केंद्र था जिसमें बस बच्चियां थी। इस सेंटर को मिस सुंटो चलाती थी। पहले वो एक काउंसलर और एक टीचर भी थी। वो इस सेंटर में सभी बच्चों को घर जैसा माहौल देने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन वे तीनों टूरेम बाल सुधार केंद्र के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर कुल 8 लड़कियां थी, जिनमें से कोई प्रोस्टिट्यूशन तो कोई धोखाधड़ी और कोई मारपीट करने के जुर्म में आई थी। तभी जुवेनाइल कोर्ट में टूरेम बाल सुधार केंद्र से एक कॉल आती है और फोन पर एक लड़की बताती है कि मिस सुंटो हम सभी लड़कियों को टॉर्चर करती है। कुछ देर बाद वे तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी कोर्ट से चा के पास कॉल आती है। चा की असिस्टेंट उसे बताती है कि हमें खबर मिली है कि टूरेम में लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है और इसीलिए आप इस बाल सुधार केंद्र को अच्छे से इंस्पेक्ट करना। ये
सारी बात जज चा अपने सीनियर को बताते हैं, लेकिन वो तो उन्हें इस कॉल को नजरअंदाज करने को बोलते हैं और इंस्पेक्शन करके जल्दी वापस चलने को कहते हैं। जज चा को दाल में कुछ काला लगता है, इसीलिए वो चीफ जज के जाने के बाद खुद ही टूरेम की जांच करने का डिसीजन लेते हैं। फिर वे दोनों वहाँ की सारी फाइल्स और खर्चों की लिस्ट देखते हैं। फिर जब मिस सुंटो वहाँ पर नहीं थी तो वे दोनों हर एक लड़की से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वे सारी लड़कियां उन्हें एक ही बात बताती हैं कि उनसे यहाँ पर दिन रात काम करवाया जाता है और तो और उन्हें बाहर भी घरों में काम करने के लिए भेजा जाता है, और अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो वो हमें मारती है और हमें खाने में भी सड़ा गला खाना देती है। कुछ दिन पहले उन्होंने हम में से एक यो ग्योंग को मार मार कर उसका एक पैर भी तोड़ दिया था और अभी वो लड़की हॉस्पिटल में है। फिर सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए उन दोनों को रात हो जाती है। फिर वे दोनों ये सारी बात मिस सुंटो से पूछते हैं, लेकिन वो तो पूरी कहानी ही पलट देती है। असल में उन सभी लड़कियों ने मिलकर यो गोंग को मारा था और उसका पांव तोड़ दिया था, और इस बात को छुपाने के लिए मिस सुंटो ने सरकारी पैसे से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। इसी वजह से डॉक्यूमेंट्स के पेपर बिल नहीं थे, क्योंकि अगर ये बात आगे जाती तो उन सभी लड़कियों को दोबारा सजा हो जाती, और मिस सुंटो ऐसा नहीं चाहती थी। इसके बाद वे दोनों यंग गोंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं। वो उन दोनों को बताती है कि लड़कियों ने मेरा पैर तोड़ा था और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे इलाज का पैसा देने से मना कर दिया था, इसीलिए मिस सुंटो ने सरकारी खर्चे से मेरा इलाज करवाया। वो ये भी बताती है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया, लेकिन मिस सुंटो के पास रहने पर मुझे अपने परिवार जैसा महसूस होता था। उन्होंने हमें कभी भी खराब खाना नहीं दिया और ना ही कभी उन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। वे सभी लड़कियां उन्हें हमेशा परेशान करती हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी हरकतों को सहती रहती है। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद योनसुक टूरेम जाने लगती है। तभी हॉस्पिटल में मिस सुंटो को भी एडमिट किया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल आने से पहले योनसुक ने उन्हें काफी जलील किया था कि उन्होंने अपने फायदे के लिए सरकारी फंड यूज किया था, और यही बात सोच सोचकर उन्हें पैनिक अटैक आ गया। जज चा भी हॉस्पिटल में आ रहे थे। जब वो केयर सेंटर पहुंचती हैं तो देखती हैं वहां पर सारी चीजें बिखरी हुई हैं। बहुत सा सामान टूटा फूटा पड़ा था और वहाँ की सारी लड़कियां भाग चुकी थी। वहाँ पर सिर्फ मिस सुंटो की बेटी ही मौजूद थी, और ये सारा किया धरा उसी का था, क्योंकि वो उन लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उनकी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी उन लड़कियों के नाम कर दी थी। वो तो जैसे भूल ही चुकी थी कि उनकी भी 2 बच्चियां हैं और उन्हें भी अपनी माँ का प्यार चाहिए। उन्हीं लड़कियों की वजह से आज उनकी माँ हॉस्पिटल में है, और इसी वजह से उन्होंने अपने घर में तोड़फोड़ की और उन सभी लड़कियों को वहाँ से भगा दिया। उसी लड़की ने ही जुवेनाइल कोर्ट में फोन किया था कि टूरेम में बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। दूसरी तरफ हम उन लड़कियों को देखते हैं जो वहाँ से भागने का प्लान बना रही थी, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की नीचे गिर जाती है और उसके पाँव में चोट लग जाती है। वो उन सबको उसकी हेल्प करने को बोलती है, लेकिन वे सभी मिलकर उससे मारपीट करते हैं और उनकी लीडर योंगना उसके पैसे भी छीन लेती है। फिर वे सभी उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाती हैं और 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं मिस सुंटो अपने घर आती है और अपने घर को देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी खुद की बेटी ने उन सभी लड़कियों को भगा दिया था जिन्हें वो अपनी बेटी समझती थी। फिर योनसुक सुंटो से कहती है कि इस सारे मामले में भले ही आपने कुछ ना किया हो, लेकिन वे सारी लड़कियां आपके ही केयर सेंटर से भागी हैं, और इसीलिए अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ही उन्हें ढूंढकर वापस लेकर आएं। तभी मिस सुंटो के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है और सामने से यू से ची बात करती है। वो सबसे पहले तो अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि भागते हुए मेरे पैर में चोट लग गई थी, जिसके कारण मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर युंगना ने बाकी लड़कियों के साथ मिलकर मुझे बहुत मारा और मेरे पैसे भी छीन लिए। वो बताती है कि वे सभी लड़कियां क्यूल स्टेशन गई हैं। फिर ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद योनसुक आसपास की जगह की तलाश करना शुरू कर देती है। उसे पता था कि अगर वो लड़कियां स्टेशन गई हैं, तो वो वहां से अपने किसी फैमिली मेंबर के पास जरूर जाएंगी, और बिना किसी गार्डियन के अगर वो लड़कियां शहर में रहेंगी तो वे प्रोस्टिट्यूट जैसे दलदल में फंस जाएंगी। फिर योनसुक मिस सुंटो और उस लड़की को केयर होम में वापस छोड़ देती है। अब तक काफी रात हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों को वापस जाना ही पड़ता है। फिर अगले दिन वे दोनों जज वोंग जंग को केयर होम की पूरी घटना बताते हैं, और ये बात सुनकर वोंग उन दोनों पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को मैं जितना भी काम देता हूँ तुम उसे हमेशा ही बढ़ा देते हो। मैंने तुम्हें पहले ही उस कंप्लेन को अनदेखा करने को कहा था, लेकिन तुम लोग तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। अब ये तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी हालत में तुम उन लड़कियों को ढूंढकर वापस लाओ। फिर कुछ देर बाद मिस सुंटो योनसुक के पास आती है। वो बताती है कि कल रात उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की योनजी का कॉल आया था और उसने सभी लड़कियों से छुपकर मुझे बताया कि हम लोग क्यूल स्टेशन के पास एक होटल में रुके हुए हैं, जहां योंगना हम सभी से जबरदस्ती धंधा करवाती है।
योन सुक को जिस बात का डर था अब वही हो गया था, क्योंकि पैसे और पेरेंट्स दोनों ही न होने की वजह से ये कम उम्र की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में फंस गई थी। फिर योन सुक ऑफिसर्स की एक टीम को वहां के सभी होटल्स की तलाशी लेने को कहती है और खुद मिस सुंटो के साथ उन बच्चियों को ढूंढने लगती है। तभी हम यूंजी नाम की एक लड़की को होटल रूम में सहमा हुआ देखते हैं और तभी उसके कमरे में एक कस्टमर आता है। उसको देखकर यूंजी और भी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उस आदमी ने तो अंदर से दरवाजे को जंजीरों से लॉक कर दिया था। दूसरी तरफ योन सुक इंस्पेक्टर कोंग के साथ हर एक होटल और मोटल के कमरे में सीसीटीवी चेक कर रही थी, लेकिन उन्हें उन लड़कियों का कोई भी सुराग नहीं मिलता। तभी दो लड़कियां जज चा को देखकर छुप जाती हैं, लेकिन मिस सुंटो उन्हें देख लेती है। फिर वे लड़कियां वहां से भागने लगती है और वे दोनों उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जज चा उन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ यूंजी उस कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी को लगता है कि यूंजी उसके पैसे चुराने की कोशिश कर रही है और इसी बात पर वो यूंजी को पीटने लगता है। इतने में वे दोनों लड़कियां पुलिस को लेकर वहां आ जाती हैं। फिर पुलिस की आवाज सुनते ही वो आदमी घबरा जाता है और यूंजी का गला दबाने लगता है ताकि वो आवाज ना निकाल सके, लेकिन इंस्पेक्टर कोंग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और यूंजी को बचा लेते हैं। फिर एक नाबालिग के साथ गलत काम करने के इल्जाम में और उसे जान से मारने की कोशिश करने के इल्जाम में उस आदमी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद वे सभी लड़कियां मिल तो जाती हैं, लेकिन उनकी लीडर युंगना अभी भी फरार थी। फिर योन सुक उन सभी लड़कियों को पुलिस के हवाले कर देती है, क्योंकि उन सभी लड़कियों ने कई कानून तोड़े थे। अब मिस सुंटो की बड़ी बेटी पर भी जुवेनाइल सेंटर में मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि उसी ने उन सभी लड़कियों को भगाने में हेल्प की थी। तभी मिस सुंटो की बड़ी बेटी कॉन्फेस रूम में बताती है कि जब यूंजी ने हेल्प के लिए कॉल की तो युंगना ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन मुझे उसकी कमजोरी अच्छे से पता थी और वो है उसकी माँ। मैंने युंगना को उसकी माँ को मारने की धमकी दी थी और युंगना अपनी माँ को बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उनको बचाने के लिए उनके पास ही गई होगी। फिर मिस सुंटो और योन सुक युंगना के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब यहाँ पर तो एक नई फैमिली रहती है। वे बताते हैं कि युंगना भी अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ पर आई थी। फिर निराश होकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें युंगना सीढ़ियों पर बैठी हुई मिल जाती है। उस समय उसके हाथों पर चोटें भी लगी हुई थी। असल में जब युंगना अपनी माँ से मिलने के लिए आई तो उसकी माँ किसी और मर्द के साथ थी और उसकी माँ ने उसे पहचानने से भी मना कर दिया। इस बात से युंगना का दिल टूट गया, क्योंकि जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी आज उसी ने उसे पहचानने से मना कर दिया था। फिर इसी बात से गुस्सा होकर वो उन दोनों पर हमला कर देती है और इसी लड़ाई में उसे भी चोटें लग गई थी। फिर वे उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे भी बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है। फिर योन सुक मिस सुंटो को समझाती है कि उन्हें बाकी लड़कियों के साथ अपनी बेटी का भी ध्यान रखना चाहिए, वरना वो भी बाकी लड़कियों की तरह गलत राह पर चली जाएगी। तुम्हारी दोनों बेटियां तुमसे प्यार के लिए तरस रही हैं, वो प्यार जो तुम बाकी लड़कियों से करती हो। फिर वे दोनों वोंगजंग के पास आते हैं। वोंगजंग कहते हैं कि मैंने ये फैसला लिया है कि अब से मैं टुरेम बाल सुधार केंद्र को बंद कर दूंगा, लेकिन योन सुक ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मिस सुंटो जैसी औरत उन लड़कियों को सही दिशा दे रही थी जो कोरिया के भविष्य और उनके बाल अपराधियों के लिए बहुत जरूरी था। फिर योन सुक जुवेनाइल कोर्ट में उन सभी लड़कियों को उनके किए हुए अपराधों पर सजा सुनाती है। इन सब लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियां अपने घर से पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से ही भागी थी और इसलिए वो उनके पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग की ट्रेनिंग लेने और अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य पर ध्यान देने को कहती है। तभी मिस्टर वोंगजंग चीफ जस्टिस से मिलने जाते हैं। फिर चीफ जस्टिस उनसे उनके बच्चों और उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, लेकिन वोंगजंग अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता था। वोंगजंग के 2 बेटे भी थे और वे दोनों लॉर्ड जस्टिस हाई स्कूल में पढ़ते थे। उनका बड़ा बेटा 12वीं में और छोटा बेटा 11वीं में पढ़ता था। फिर चीफ मिस्टर वोंग को बताते हैं कि लॉर्ड जस्टिस हाई स्कूल का पेपर लीक हुआ है ताकि सभी बड़ी पोस्ट के ऑफिसर्स के बच्चों को अच्छे नंबर मिल सके, और ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई है। फिर वो इस केस की जिम्मेदारी मिस्टर वोंग को दे देते हैं और जल्दी से जल्दी इस केस को सोल्व करने को कहते हैं। फिर वोंग उस केस को ले लेते हैं, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि उनके काबिल जज इस केस को सोल्व कर लेंगे। फिर वहां से जाते वक्त मिस्टर वोंग अपना रेजिग्नेशन लेटर चीफ जस्टिस के टेबल पर रख देते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस केस को पूरा करने के बाद मैं जज के पद को छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ योन सुक अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि योन सुक का एक्स हस्बैंड था। वो योन सुक से पूछता है कि तुम अपनी थेरेपी ले रही हो या नहीं, लेकिन उसको देखकर योन सुक को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। अगले सीन में हम मिस्टर वोंग के बड़े बेटे सिम यू को देखते हैं
जो अपने घर के नीचे आई पुलिस की गाड़ी को देखकर बहुत डर जाता है और अपने डैड के पास कॉल करके बताता है कि अपने घर के बाहर पुलिस आई है। दरअसल वो इसलिए डर रहा था क्योंकि वो बिच्छू गैंग में शामिल था और ये वही गैंग है जिसने चीफ जस्टिस हाई स्कूल में पेपर लीक किया था। फिर वो अपने डैड को बताता है कि फाइनल एग्जाम होने के बाद मैंने बिच्छू गैंग छोड़ दी थी, लेकिन जैसे ही ये बात मिस्टर वोंग को पता चलती है कि उसका बेटा भी इस अपराध में शामिल है तो उनके पांव तले से जमीन निकल जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या मिस्टर वोंग अपने बेटे को सजा दिलाएंगे या नहीं, और इसी के साथ और भी बड़े बड़े रहस्य नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगे। सो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही इस वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।